नमस्कार, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स स्टेट कोचिंग संस्थान, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से। देखिए, आज की वीडियो में भी गुरुत्वाकर्षण टॉपिक के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं और रह गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। आप किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस बुक्स जो आपके पास हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आपने हर वीडियो लगभग हमारे यहाँ से जो कराई है हम लोगों ने, मैं आपने भली भांति जो है देख ली हूँ। ठीक है, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से मैं क्वेश्चन छांट सकता हूँ वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ। और एक बात और है कि आज की वीडियो ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे बाद हम गुरुत्वाकर्षण के कोई भी गुरुत्वाकर्षण के ऊपर हम लोग वीडियो नहीं लाएंगे। नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके सिलेबस का जो अगला है। और एक ये तो बात आपको पता ही होगी कि हम लगातार सीरीज में चल रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिर तक जितने टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई भी टॉपिक उठा ले, बिल्कुल एक सीरीज में एक वे में चल रहे हैं हम लोग। चलिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। ये रहा, पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर ऊपर बिंदु की ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण सतह पर इसके मान का 1% हो जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है r। ऑप्शन है 8r पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी 9r, ऑप्शन नंबर सी 10r, ऑप्शन नंबर डी 120r। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? सिंपल क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने लिए हुए हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है, देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन का फॉर्मूला लगना है। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा होता है कि एक तो वर्टिकल होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो उसको तो कहते हैं क्षैतिज, और जो ऊपर होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, और जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उसने लगातार मान हम जानते हैं कि घटता है। इसने कहा कि 1% घट गया। जितना सतह पर मान होता है उसका कितना घट गया, 1% उसमें कमी आ गई। तो सतह पर कितना मान होता है, सतह पर मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसको क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल में हम लोग इसको 10 मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो जब हम लोगों ने इसको 10 मान लिया भाई, तो एक बात समझ लो कि अब वो है हाइट बतानी है जिस पर कि ये मान 10 का कितना रह जाए, 1% कम हो जाए। कितना कम हो जाए, 10 का। ये तो सतह पर मान है, किस पर मान है ये, सतह पर। सतह पर जितना मान है उसका कितना हो जाए भाई, 1% हो जाए। तो सतह पर मान हमको पता है, उसने क्वेश्चन में नहीं दिया हो चाहे ना दिया हो, कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सतह पर जितना मान है उसका 1% रह जाए, उस हाइट का मान बताना है कि किस हाइट पर जो सतह पर मान है उसका 1% वो रह जाएगा। कैसे करेंगे भाई? तो 10 का 1% के देखो जी, फॉर्मूला क्या है ऊपर जाने पर, जी डैश बराबर, ये तो है वह मान जिस हाइट पर हम जा रहे हैं। अच्छा, उसने त्रिज्या दी हुई है कितनी, स्मॉल r। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दी हुई है इसने, स्मॉल r। तो ऊपर जाने पर जी के मान में क्या फॉर्मूला है, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस h बटे आर ई, जो त्रिज्या दी हुई है उसका वर्ग। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या आर ई नहीं दी हुई, क्या दे रखा है उसका मान, यहाँ पर स्मॉल आर दे रखा है। क्या दे रखा है, स्मॉल आर दे रखा। तो हम लोग आर ई की जगह स्मॉल आर रखेंगे। इसका क्या होता है, पूरे का स्क्वायर होता है। तो पहले बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो कि जो जी डैश की वैल्यू है वो क्या है, 10 का 1% है। 10 का क्या है, 1%, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि जो सतह पर मान होता है उस हाइट पर उसका मान कितना रह जाता है, उसका 1%। तो 10 का 1% कितना होता है, 10 का 1% कितना होता है भाई, 1/10 होता है। कितना होता है, निकाल के देख लो। 10 का 1%, तो 1% तो 1/100, तो 1 0 से 1 0 गया तो कितना बचेगा, 1/10। तो जी डैश का मान कितना है, इसका मतलब 1/10 है। जी का मान क्या रखूंगा, सतह पर 10 होता है, तो 1 प्लस h बटे आर का होल स्क्वायर। तो ब्रज गुणा कर लो इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये पूरा हिस्सा इधर चला जाएगा, और 10 की इसमें गुणा होगी तो इधर तो आ जाएगा 100। 10 की 10 में करेंगे 100, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस, ये पूरा आएगा ना भाई इधर ऊपर, 1 प्लस h बटे आर का होल स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर है, इधर 100 है, तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और जब इधर वर्गमूल लग जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस h बटे आर बचेगा। तो ये किसका मान आ जाएगा, वर्गमूल। देखिए, स्क्वायर का वर्गमूल लग गया, तो अंडर रूट 100 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 10 होता है।
तो यहाँ से अगर मैं h/r की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 10 में से 1 माइनस होगा, क्या होगा भाई, ये 1 इधर माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से अगर मैं निकालूँ तो इस r की इस 9 में गुणा हो जाएगी, कितनी 9r। तो 9r किस ऑप्शन में है भाई, 9r ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी, ये समझ में आया पूरा पूरा जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसका स्क्वायर हो गया तो वर्गमूल लगेगा 10 आएगा, तो इधर का जो 1 है ये इसमें से 10 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 बचेगा, तो r की भी तो गुणा होगी फिर इसमें, तो हाइट कितनी है वो 9r, यानी कि त्रिज्या की 9 गुनी ऊंचाई पर जाकर के जो गुरुत्व त्वरण है जी उसका मान अपने का 1% जो है वो रह जाता है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। आज ज़्यादा क्वेश्चन है तो टाइम हमारे पास कम रहने वाला है, फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर समझ में किसी के ना आए तो भाई रिक्वेस्ट है कि एक बार और हम आप लोग वीडियो को रोक करके या फिर आराम से वीडियो को देख लें। जिनकी समझ में आ रहा है वो वीडियो को 1:25 के रेशियो में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखिए क्या दे रखा है। मान लीजिए WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर एक वस्तु का भार है, तो WE/WM का मान कितना होगा, ये पूछ रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए WE जो है वो दे रखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार। E का मतलब क्या होता है, अर्थ। W का मतलब क्या होता है, वेट। तो वेट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर भार दे रखा है किसी वस्तु का। और जो WM है ये दे रखा है चंद्रमा पर, किस पर भैया, चंद्रमा पर, एट मून। ठीक है, चंद्रमा पर भार। तो अब बताना है कि भाई WE/WM का क्या रेशियो है। तो हम लोगों को एक पता है कि जो W पृथ्वी का जो चंद्रमा पर भार होता है वो 1/6 होता है, किस पर, पृथ्वी के भार का। सबको पता है ना, मैंने बताया कि पृथ्वी पर जितना भार होता है किसी वस्तु का, अगर मैं उसका 1/6 कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा, चंद्रमा पर उसका भार है। तो मैंने बताया ना कि पृथ्वी पर भार का 1/6 भाग किसके होता है, चंद्रमा का। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालना चाहूँ भाई, WE के अपॉन में ये ले गया मैं, तो WE/WM, WE/WM इसके बटे में, तो 6 इधर जाएगा तो देखिए 6, तो 6:1 आ जाएगा। तो यानी कि WE/WM का मान कितना आ जाना चाहिए हमारा, प्यारे बच्चों 6 आएगा। कौन सा आएगा, 6। तो 6 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि भाई 1/6 होता है मान, क्या होता है, 1/6 चंद्रमा पर मान होता है। पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 36 किलो न्यूटन है तो उस पर क्या हो जाएगा, भार का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का होता है भाई किलोग्राम, समझ लो उस बात को। तो अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है 36 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 होगा, यानी कि 36 का 1/6 6, तो 6 होगा चंद्रमा पर। तो वही बात बताना चाह रहा हूँ कि 6 जिस ऑप्शन में होगा वही सही जवाब होगा। तो पृथ्वी का भार बटे चंद्रमा पर भार, पृथ्वी पर वस्तु का भार बटे चंद्रमा पर वस्तु का भार, क्या मान होता है उसका, 6:1, यानी कि 6। तो 6 किस ऑप्शन में भाई नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो पहला ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आज दूसरा फ़ोन जो है मेरा जिसमें क्वेश्चन रहते हैं वगैरह, वो हाथ से छूट गया और वो ख़राब हो गया फ़ोन। तो आज मैं हाथ से क्वेश्चन टाइप करवा के लाया हूँ, क्वेश्चन टाइप करवा के हमारे पास है। देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। क्या देखा है क्वेश्चन में, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 120 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका भार क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान दे रखा है, न कि भार, यानी कि m। देखो भार तो मैंने पहले बताया था कि mg होता है, द्रव्यमान होता है खाली m। पिछली वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो खाली जो सिंगल m है उसका द्रव्यमान का मान दे रखा है अपने से 120 किलोग्राम। और ये किस पर है, पृथ्वी पर है भाई, ये पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर। ठीक है, तो चंद्रमा पर क्या उसका द्रव्यमान पूछा है ना, चंद्रमा पर द्रव्यमान तो 120 ही होगा, लेकिन चंद्रमा पर पूछा है उसका भार। चंद्रमा पर क्या पूछा है, भार, यानी कि W का मान पूछा है। और W होता है m × g'। g' क्यों कहा मैंने, क्योंकि g तो पृथ्वी पर होता है ना, g' क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर उसका मान। समझ में आ गई बात इतनी। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि पृथ्वी पर जिसका द्रव्यमान 120 है उसका भार कितना होगा। पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार जब मैं निकालूंगा तो ये m है, और m के इंटू में क्या आएगा, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण जो होता है g, तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार आ जाएगा। तो 120 दे रखा है m, तो g का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 9.8 होता है। तो यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे भाई। तो पृथ्वी पर कितना भार आ गया उसका, 120 × 9.8।
अगर चंद्रमा पर निकालना हो भार, तो अभी इससे पहला क्वेश्चन ये किया था, उसका क्या करेंगे, चंद्रमा पर अगर भार निकालना हो W, तो उससे पहले क्वेश्चन किया था, तो कितना होता है, पृथ्वी का भार का 1/6 होता है, W/6 कर दो, WE/6 कर दो, ये तो WE है ना, पृथ्वी पर वस्तु का भार WE, तो WE/6 कर दो, तो WE का मान हमारे पास 120 गुणा 9.8 है, अपोन में क्या कर दिया 6 से ये कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। अब 20 की गुणा में करेंगे तो 2 की गुणा कर लो ना, 2 8 16 6 और 1 2 में 18 1 19 और इसके नाम की ये 0 लगा दिया आगे, तो 0.1 अंक बाद लाएंगे तो 196 आंसर आएगा। क्या आ गया इसका, 196। तो 196 न्यूटन का जो है वो भार आ जाएगा किस पर, चंद्रमा पर उस वस्तु का। कैसे किया, चंद्रमा पर भार हमेशा पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो पृथ्वी पर पहले भार निकाल लो, पृथ्वी पर द्रव्यमान दिया हुआ है ना वस्तु का 120 किलोग्राम, तो भार कितना आएगा 120 गुणा 9.8 करके। तो ये इसको मैंने सोलो नहीं किया, जो का तो छोड़ दिया ताकि आगे भी हम लोगों को काटने में आसानी हो जाए। तो चंद्रमा पर भार कितना होता है प्यारे बच्चों, पृथ्वी के भार का 1/6, तो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना है उसका 120 गुणा 9.8 अपोन में क्या कर दिया 6 कर दिया, तो किसका भार आ जाएगा, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार आ जाएगा। यानी कि WM की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, WM की। तो 6 से इसको काट लेंगे, 20 की गुणा 9.8 में क्या है 196, तो 196 किस ऑप्शन में है, 196 ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग फटाफट करा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अब आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, टीम से अनुरोध करूंगा। टेक्निकल टीम हमारी लगातार लगी हुई है इसमें, भाई शिवम पवार जी और हिमांशु जी लगातार इस काम पे लगे हुए हैं कि मैं बढ़िया से बढ़िया सेटअप आपके लिए लाएं। आज भी मैं सिटी में गए थे इस काम के लिए, कल फिर जाना है उनको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। बहुत बहुत थैंक यू मेरी टेक्निकल टीम का सारी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको करके बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है इसका। और साथ ही कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। कल के क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर डाल दिए थे और आज के क्वेश्चन भी मैं वहाँ पर जरूर डालूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को फोटो के रूप में ले सकते हैं या फिर PDF के रूप में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे भाई, ठीक है, इतनी बात समझ लो। अगला क्वेश्चन है कि चांद की सतह पर एक वस्तु का भार दे रखा है 60 न्यूटन, तो पृथ्वी की सतह पर इसका भार पूछा है कितना होगा। देखिए भार दे रखा है तो भार ही पूछा है, पृथ्वी की सतह पर कितना होगा। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही जवाब है। बहुत आसान है, 1 सेकंड में हल करना है, इससे फालतू सा टाइम नहीं लेना आपको। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, आसान सवाल दिया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है स्क्रीन पर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान आगे फिर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 ध्रुवों पर सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी या फिर चौथा ऑप्शन ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान होता है। तो डी ऑप्शन तो गलत है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर कहाँ एक समान होगा। हाइट बढ़ने पर और या फिर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर क्या होता है, परिवर्तन होता है जी के मान में। ये तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ अपनी थ्योरी में जब मैंने कराया था। तो इसमें सबसे सटीक जवाब कौन सा होता है, इसमें सबसे सटीक जवाब है कि ध्रुव पर सबसे कम नहीं हो सकता, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, गलत जवाब है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम इसका मान होता है गुरुत्वाकर्षण का, और ध्रुव पर इसका मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है आप लगा दीजिएगा सही आंसर के रूप में। अगला क्वेश्चन लगा दो भाई स्क्रीन पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है इसमें। निम्न में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। देखिए अब थोड़ा सा पर्सन डाइवर्ट कर दिया, वही पर्सन वही है जो पहले कराया था, सेम टू सेम। अब थोड़ा सा पर्सन बस लैंग्वेज उसकी घुमाई है थोड़ी सी, आपको पकड़ना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है भाई। देखो गुरुत्वाकर्षण और भार में संबंध है क्या, कि भार के फॉर्मूले में गुरुत्वाकर्षण हमेशा आएगा। mg पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है भार है और उसका मात्रक न्यूटन होता है, सदिश राशि होती है। तो अगर मैं भार निकाल रहा हूं तो g पर 100% डिपेंड करेगा गुरुत्वाकर्षण पर। और इससे पहला क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया है, तो आशा ऐसी करी जाती है कि आप भी इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इस क्वेश्चन को करके जरूर दिखा देंगे। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा। तो भार जो है W कब अधिकतम होगा, द्रव्यमान तो नियत है, जबकि G अधिकतम होगा। जबकि एक बात समझो, भार का फॉर्मूला W बराबर mg है, ये कब अधिक होगा, m तो फिक्स है, m की बात छोड़ दो। जब g बढ़ेगा तो w भी बढ़ेगा। जब g मैक्सिमम होगा
तो हमेशा फिर डब्ल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब जी अधिकतम होगा तो डब्ल्यू भी क्या होगा, अधिकतम होगा। और अब उसने पूछा है हमसे कि डब्ल्यू अधिकतम कहाँ होता है, यानी कि किसी वस्तु का भार अधिकतम पृथ्वी पर कहाँ होता है। तो भाई जहाँ जी अधिकतम होगा तो जी अधिकतम कहाँ होता है, ऑप्शन में लगा लो ध्रुवों पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा कि ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार जो है वो अधिकतम होता है। आप भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे लेकिन मैंने करा दिया फिर भी। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आज की वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल रहा था, पिछली वीडियो में 1-2 क्वेश्चन मैंने हार्ड करा देता। मुझे नहीं लगता कि हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर हार्ड भी आए तो भी आप नहीं छोड़ेंगे अगर आप लोगों ने थ्योरी मेरे चैनल से अच्छी तरीके से, हमारे चैनल से पढ़ी है आपने थ्योरी, तो आप लोग जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, ये मात्र एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। बस आपके पढ़ी होनी चाहिए थ्योरी अच्छे से। अगर आपने थ्योरी बहुत ध्यान से समझी हुई है तो क्वेश्चन आप कहीं से भी किसी भी बुक से लगा सकते हैं और कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, मुझे नहीं लगता कि इस थ्योरी को पढ़ करके कोई एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। बस आप लोगों को जरूरत है ध्यान से पढ़ने की और कई बार पढ़ने की। कंटेंट के चक्कर में आप भटके नहीं, कोई किताब नहीं लेनी है। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इसी कंटेंट पर भरोसा करके आप लोग चल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 किलोग्राम के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा, जबकि चांद पर मान दे रखा है हम लोगों को, कितना मान दे रखा है जी का मान चांद पर दे रखा है इसने 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है। 78 किलोग्राम का व्यक्ति है, यानी कि उसका हम लोगों को द्रव्यमान दिया है, न कि वेट, भार नहीं दिया, उसका मास दिया है 78 किलोग्राम। बार बार समझा रहा हूं कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, और जब द्रव्यमान और भार में अंतर होता है तो यहां से क्वेश्चन बनने बिल्कुल 100% श्योर है कि बनेंगे ही बनेंगे। अब चंद्रमा पर उसका भार पूछा है मेरे से, क्या होगा WA की वैल्यू, तो WA की वैल्यू mg होगी भाई, सीधा सा पता है सबको। mg डैश जी डैश की वैल्यू दी या फिर g की मान लो, तो m इसमें 78 है और g कितना है 1.63, तो गुणा करेंगे। अब गुणा करने का भी तरीका होता है, कुछ लोग पूरी गुणा करने बैठ जाएंगे, नहीं करना। ऑप्शन देख लो पहले क्या है, ऑप्शन देख लो। अब एक बात ध्यान से समझना कि अगर 3 की 8, अगर मैं 1.63 की 78 में गुणा कर रहा हूं तो 3 8 24, तो यूनिट जो भी आंसर होगा ना, जो भी आंसर होगा उसकी इकाई का अंक 4 होगा, यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट जो है 4 यहाँ पर चौथे ऑप्शन का नजर आ रहा है। किस ऑप्शन का, चौथे ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए पूरी गुणा करके नहीं दिखानी है हम लोगों को, चाहे तो दिखा सकते हैं आप लोग। अगर कोई पर्सन ऐसा आ गया कि उसमें दो या 3 ऑप्शन के ऐसे हैं कि इनकी यूनिट डिजिट 4 है, तो आप लोगों को पूरी गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन सोच समझ के करना है, ऑप्शन पे हमेशा नजर रखनी है। अब इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 3 8 24, देखिए 3 8 24, तो 4 तो आएगा ना, उस आंसर के एंड में क्या आएगा, 4 आएगा हमेशा। तो 4 किस ऑप्शन के एंड में है, किस ऑप्शन की यूनिट डिजिट 4 बता रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 की बता रही है। तो 4 लगा दो फटाफट से। क्यों सोल्व कर रहे हो भाई इतना, आपको जल्दी सोल्व करना है क्वेश्चन। फिजिक्स को कम से कम समय में सोल्व करना सीख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन की आपको आनी चाहिए ना, ट्रिक इतने बड़े हो गए भाई, कब आएगी फिर। अब देख लो अगला, देखो जिस पे गुणा भाग करनी नहीं आती उसके लिए यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भैया, गुणा भाग करनी तो थोड़ी सीखनी पड़ेगी ना भाई। अब देख लो अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस बात पर निर्भर नहीं करता, ये पूछा हुआ है। वैसे इसका जवाब आपको देना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं। पहला ऑप्शन है कि उनके बीच की दूरी पर। निकाय जो है, निकाय का मतलब क्या होता है, वही द्रव्यमान, 2 द्रव्यमान ले लिए, 2 द्रव्यमान ले लिए, उनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ मान लिए x है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, सिस्टम। और सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है, निकाय कहा जाता है। सिस्टम में 2 या 3 चीज होती है, उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं, निकाय। तो 2 निकाय हैं, ये मान लिया मैंने, के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस बात पर निर्भर नहीं करता है। देखिए नहीं करता है पूछ रखा है, करता नहीं पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, नहीं करता है। तो बात पर ध्यान देनी बड़ी जरूरी है, नहीं करता है। तो किन बात पर डिपेंड नहीं करता, दूरी पर, दूरी पर तो करता है। अब देख लो ना, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या, देखिए अगर निर्भर करने वाली बात आ गई तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि फॉर्मूला लिख लो। गुरुत्वाकर्षण बल पूछा है ना किस बात पर निर्भर नहीं करता, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। तो जितना भी इसके बल के फॉर्मूले में चीजें हैं ये उन सब पर निर्भर करता है, और जो इसके फॉर्मूले में नहीं है उस पर ये निर्भर नहीं करता। कैसे, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर। r उनके बीच की दूरी है, मान लिया क्या है उनके बीच की दूरी,
आर है। तो भाई एक बात समझ लो कि गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूले में जो जो एलिमेंट है उन सब पर ये निर्भर करेगा। अगर कोई एलिमेंट इसके फॉर्मूले में नहीं है तो उस पर ये निर्भर नहीं करता। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है कि उनके बीच की दूरी पर क्या निर्भर करता है। हाँ भाई बिल्कुल सही है बात ये तो। दूसरा ऑप्शन है उनके द्रव्यमानों पर भी निर्भर कर रहा है एफ, ठीक है ये भी सही है। तीसरा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, तो फॉर्मूले में तो जी भी है, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा है कि इसमें दूसरा ऑप्शन था कि उनके द्रव्यमानों के योग पर, उनके द्रव्यमानों के योग। तो द्रव्यमानों का कहीं योग थोड़ी हो रहा है, m1 प्लस m2 थोड़ी हो रहा है, द्रव्यमानों का तो गुणनफल हो रहा है भाई। तो योग पर कभी निर्भर नहीं करता। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर। देखिए पहला तो उनके बीच की दूरी पर करता है निर्भर, सही है। उनके द्रव्यमानों के योगफल पर बिल्कुल भी नहीं करता, ये सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जवाब होगा कि उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। बल्कि तीसरा ऑप्शन क्या है, उस पर भी निर्भर करता है, जी पे भी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, तो गुणनफल पर भी निर्भर करता है। m1 इंटू m2 गुणनफल ही तो है ये, तो उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि उनके द्रव्यमानों के योग पर, तो द्रव्यमानों का तो कहीं योग इसमें है ही नहीं इसके फॉर्मूले में। तो उसका मतलब कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगा दो भाई, अगला क्वेश्चन लगा दो। अगला क्वेश्चन है कि मैं पढ़कर बता रहा हूं, उस बिंदु का नाम जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, उस बिंदु का नाम जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो देखिए मान लिया ये कोई गोला है और इसका बिंदु इस तरीके से कोई है जहां संपूर्ण भार केंद्रित हो, तो हमेशा मैंने बताया था उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र, ग्रेविटेशनल सेंटर इसको कहा जाता है, गुरुत्वीय केंद्र। तो गुरुत्वीय केंद्र किस ऑप्शन में है याद रखना है, ये क्वेश्चन कुछ मोटे मोटे ये पेपर में आ सकते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 2 गुरुत्वाकर्षण केंद्र या फिर गुरुत्वीय केंद्र, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन लगा दो, सीजीएस पद्धति में देखिए कई पद्धति होती है। मैंने अब ये पद्धति कहाँ से आपको पता चलेंगी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये पद्धति आपको कहाँ से पता चलेंगी। पद्धति कई होती है मापन की पद्धति, मैंने मेरी पहली दूसरी तीसरी जितनी भी मतलब वीडियो है शुरू की में आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर मैंने आपको मापन की पद्धति बताई हुई है। MKS पद्धति, सीजीएस पद्धति, ठीक है, SI पद्धति, ठीक है भाई, FPS पद्धति, तो कई प्रणालियां हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए, इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सीजीएस पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। जी का मान पूछा है, तो जी का मान हम लोगों ने पढ़ा है कि MKS में कितना होता है या फिर SI में 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक इसका होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। प्रति का मतलब बटाई होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक होता है इसका MKS में। हमको बताना है कि सीजीएस में कितना होगा। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब यहां पर सेकंड, यहां पर मीटर किलोग्राम सेकंड। समझ में आ गई बात। तो ये मुझको मान बदलना है सीजीएस पद्धति में। तो देखो अब ये जो मात्रक हैं ये भी सारे सीजीएस में लिखने पड़ेंगे। तो जो का तो बदलने की क्या ट्रिक है वो सीख लो आज कैसे बदलेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है शायद 6.67 गुणा 10 की पावर -11, तो अंक का मान है, जो का तो रख दिया। अब न्यूटन देख लो, न्यूटन तो होता है MKS पद्धति में बल का मात्रक, लेकिन अगर मैं बात करूं सीजीएस पद्धति की तो न्यूटन किस चीज में चेंज हो जाएगा, डाइन में। तो 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं मेरे भाई, इधर देख लो, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं भाई, ठीक है। बल का मात्रक जो है वो MKS पद्धति में तो न्यूटन है, लेकिन जब हम लोग सीजीएस पद्धति में जा रहे हैं तो बल का मात्रक क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर डाइन लेना पड़ेगा। तो डाइन को अगर हम न्यूटन को डाइन में चेंज कर रहे हैं तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 न्यूटन ही तो है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 10 की पावर 5 डाइन। डी का मतलब डाइन है, डी का मतलब क्या है, तो मैंने न्यूटन को तो चेंज कर दिया डाइन में। अब इसकी गुणा में क्या है भाई, मीटर स्क्वायर है, क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो मीटर, 1 मीटर में, अब मीटर तो MKS पद्धति में मात्रक हो गया, यहां पर क्या मात्रक होता है, लंबाई का सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, सेंटीमीटर। तो मीटर को कहीं किस चीज में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का क्या होगा यहाँ पर, ये तो मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या होगा, 100 का वर्ग आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिख दे तो मीटर का स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, किसका बनेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 100 का क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं,
किलोग्राम मात्रक MKS में है, तो सीजीएस में क्या मात्रक होता है भाई, ग्राम होता है। तो ग्राम को हम लोग कैसे करेंगे प्यारे बच्चों कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम में यहाँ लिखूंगा, लेकिन किलोग्राम का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, आगे लगा दूंगा यहाँ पर ग्राम। समझ में आ गई बात, ग्राम स्क्वायर, सॉरी। तो अब इसको सोल्व कर लो, अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। 6.67 गुणा 10 की पावर -11। देखो प्यारे बच्चों एक बात समझ लो कि 10 की पावर, देखो 10 की पावर 5 गुणा, अब इन सारे को एक तरफ लिख लेते हैं। 10 की पावर 5 ये हो गया, 100 का वर्ग यानी कि 10 की पावर 2 तो ये रही और 2 ये रही, तो 10 की पावर कितनी हो जाएंगी ऊपर, 4। ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, सारे इकट्ठे लिख लो, डाइन की जगह लिख लिया, ठीक है। अपोन में क्या लिख लिया, ग्राम स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बटे, इसके बटे में क्या है, ये गुणा का निशान यहाँ भी लगा दो, इसके बटे ये गुणा का निशान यहाँ रख दिया। 10 की पावर 3 है ना, ये 3 दूनी कितनी हो जाएंगी, 6, तो 10 की पावर 6। समझ में आ गई बात इतनी। अब देख लो 6.67 गुणा 10 की पावर -11। प्यारे बच्चों ऐसे सीखते हो भाई आप सब लोग। अब देख लो, देखो 5 और 4 कितनी हो जाएंगी, ऊपर 9 और नीचे क्या रहेंगी, 10 की पावर 6। ये जो चलता रहेगा, ये जो है चलता रहेगा जो का तू, ठीक है। अब 6.67 गुणा 10 की पावर -11, देखिए 9 में से 6 का कितने बचेंगे, 3, ऊपर 3 बचेंगे। ये मात्रक जो का तो चलता ही रह रहा है, आगे मात्रक लिख लो बस, इसको खाली क्या लिख लो, मात्रक बन गया। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। चेंज तो हो गया ना अब सीजीएस पत्ती में, अब चेंज हो चुका है, बस बनाना रह रहा है। अब 6.67 गुणा 10 की पावर -11 में से क्या, देखिए -11 ये रही, पॉजिटिव 3 ये रही, तो -11 में से पॉजिटिव 3 घटेंगे, कितने बचेगी, 10 की पावर -8 बचेंगी। और आगे ये यूनिट लगा दो, उसकी जो भी यूनिट है ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, अब चेंज हो चुका है ना पूरा का पूरा, जो पावर थी सारी एक जगह इकट्ठी कर ली। 6.67 गुणा 10 की पावर -8 जो है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का। हार्दिक स्वागत आपका मैं करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो को देखा और आप लोग प्यार लगातार बना रहे हैं। जल्दी से फटाफट से 500 सब्सक्राइबर तक हम लोगों को पहुंचा दीजिए। कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट जरूर किया करें कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा आपको सिखा रहे हैं। कल की वीडियो जो मिलेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि नया टॉपिक शुरू करेंगे आपके सिलेबस का, और हम लोग सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, आपको पता भी होगा हमारा ना, हम फालतू बकवास करते हैं कुछ भी, बिल्कुल सटीक जो हमें पढ़ाना होता है उसको पढ़ा रहे हैं भाई। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर फोटो के रूप में मिल सके, ताकि आपको नोट ना करना पड़े, कम मतलब टाइम स्पेंड करते हो, ज़्यादा काम आप लोग कर सकें, ऐसी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी नए सेटअप पर काम चल रहा है, टेक्निकल टीम लगातार लगी हुई है। धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी टेक्निकल टीम के मेंबर को, 2 या 3 मेंबर होते हैं उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद भाई।